नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्यंजन संधि। हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े और आज व्यंजन संधि आरंभ करने जा रहे हैं। तो व्यंजन संधि क्या है? यदि व्यंजन से परे या पूर्व स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाता है। यहाँ ये बड़ा ध्यान रखने की बात है कि परिवर्तन व्यंजन में है। जिस ध्वनि में परिवर्तन होता है उसी ध्वनि से उस संधि का नाम पड़ता है। हमने पीछे देखा था जब स्वर संधि का अध्ययन कर रहे थे तो परिवर्तन स्वर संधि में हो रहा था, व्यंजन में नहीं हो रहा था, तो उसका नाम हमने स्वर संधि दिया। यहाँ व्यंजन में परिवर्तन है तो उसका नाम हम व्यंजन संधि दे रहे हैं। मैंने आपकी सुविधा के लिए जो मूल व्यंजन हैं वो रख दिए हैं, क्योंकि अगर आपको ये व्यंजन ना पता हो तो व्यंजन संधि सीखना भी कठिन है। एक बार इनका अध्ययन बड़ा आवश्यक है। ये 33 व्यंजन हैं जो हमारी संधि में काम आएंगे। बार बार मैं इनका प्रयोग करूंगा। हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कै वर्ग में पहला कौन सा व्यंजन है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा और पांचवा कौन सा। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग के व्यंजन की स्थिति का हमें पता होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन सा व्यंजन आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा और पांचवे पे कौन सा। बार बार मैं परिभाषा में इसका प्रयोग करूंगा। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैंने रखे हैं। एक बार आप पॉज करके इनको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, क्योंकि इस टेबल के अभाव में आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा कार्य। मैं इसे अभी साफ कर दूंगा, आप इसको जल्दी से उतार लें। तब तक मैं इस बात को और आगे स्पष्ट करता हूं। तो देखिए व्यंजन में क्या हो सकता है। व्यंजन संधि में, व्यंजन स्थिति संधि में 4 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या है जो उत्पन्न हो सकती है? पहली स्थिति है कि व्यंजन ध्वनि का मेल व्यंजन से हो। ये पहली स्थिति है। व्यंजन से परे व्यंजन आए या व्यंजन का मेल व्यंजन से हो। दूसरी स्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है कि व्यंजन का मेल स्वर से हो। तीसरी स्थिति क्या है? इधर स्वर से व्यंजन का मेल हो। ये तीसरी स्थिति है। चौथी स्थिति है ध्वनि आगम की। कि जब दो ध्वनियां स्वर और व्यंजन ध्वनि दोनों मिलेंगी तो उनके बीच में एक ध्वनि प्रकट हो जाएगी। कोई ध्वनि बदलेगी नहीं, लेकिन एक नई ध्वनि उसके बीच में आके जुड़ जाएगी। तो मैं 4 स्थितियां आपके सामने रखी मैंने। पहली स्थिति में बात करूं कि व्यंजन से परे व्यंजन हो। तो व्यंजन से परे व्यंजन की हम बात करें तो ये है, देखिए, उत जमा गम। ये व्यंजन है क्योंकि इसके नीचे मैंने हल दे दिया है। जब किसी व्यंजन के नीचे हल लगा हो तो वो स्वर रहित हो जाता है, ये नियम है। और इधर आप देख रहे हैं ग है, त ग दोनों व्यंजन हैं। तो व्यंजन से परे व्यंजन है, ये पहली स्थिति है। जवाब बन जाएगा उद्गम। क्यों बना, कौन सा नियम लगा, ये नियम के अंतर्गत चर्चा करेंगे। मैं केवल स्थिति पे चर्चा कर रहा हूं। स्थिति नंबर 1 पे आ गया मैं। स्थिति नंबर 2, व्यंजन के साथ स्वर। व्यंजन के साथ स्वर है तो देखिए दिक जमा अंबर। व्यंजन के साथ ये व्यंजन, ये स्वर, तो शब्द बन जाएगा दिगंबर। मैं तीसरी स्थिति पर चर्चा करूं, स्वर के साथ व्यंजन। देखिए सु जमा सूक्ति। ये स्वर है। इधर आरंभ में व्यंजन है, क्योंकि
आप देखिए, जब किसी व्यंजन के कोई स्वर की मात्रा लगी हो तो वो बाद में बोली जाती है। अगर इसको तोड़ना भी हो तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, तो आरंभ में तो व्यंजन ही है, तो ये इस प्रकार से यहाँ व्यंजन है। और चौथी स्थिति है ध्वनि आगम की। ध्वनि आगम देखिए, यहां ध्वनि आगम हो जाता है। अब देखिए परिवर्तन कहां हो रहा है। पहली बात, ये व्यंजन है, ये बदला, यहां परिवर्तन आया और ये बदल गया, ये यहां परिवर्तन आया और यहां परिवर्तन आया, क्योंकि उधर तो स्वर है, और इन दोनों के बीच में ये ध्वनि आ गई। तो ये 4 स्थितियां व्यंजन संधि के अंतर्गत होती हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं ये टेबल भी हटा रहा हूं, ये भी हटा रहा हूं। अब हम नियमों पे बात करेंगे। व्यंजन संधि में कोई भेद नहीं होते, इसके नियम हैं। हम नियमों पे चर्चा करेंगे। जितने नियमों में पूरी संधि कवर कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा लेक्चर न बनाने पड़े, जल्दी आपको समझ आए। तो नियमों पे चलते हैं। और अब मैं ये टेबल भी हटा रहा हूँ। अब तक आपने अपने नोटबुक में उतार ली होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता रहेगी। तो पहला नियम है मेरा व्यंजन संधि के अंतर्गत। पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब पहला क्या है, तीसरा क्या है, चर्चा हमने कर ली, टेबल से आपने देख लिया। पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन मेरा नियम नंबर 1 है। जब मैं पहले और तीसरे की बात कर रहा हूं तो मैं पहले 5 जो वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन 5 वर्गों की बात कर रहा हूं। इन 5 वर्गों का पहला व्यंजन तो क्या है? देखिए ये नियम क्या कहता है। अब यदि किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद, पहला व्यंजन क्या है? ये देखिए, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद, ये मैंने प्रत्येक वर्ग के पहले व्यंजन लिख दिए हैं। क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। अब इसको बोल देते हैं। अगर ये पहले वर्ण हो गए 5 वर्गों के, इनके बाद यदि किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए, स्थिति नंबर 1, या कोई स्वर आए, ये हटा दें तो ठीक रहेगा। स्थिति नंबर 2 है, कोई स्वर आए, आया। या स्थिति नंबर 3, ये रे, ले, व, ह, ये र, ले, व, ह, इनमें से कोई ध्वनि आए। 3 स्थितियां हैं। क, च, ट, त, प के बाद या तो तीसरी चौथी ध्वनि आ जाए। अब तीसरी चौथी क्या है? आप जानते हैं कै के मामले में ग, घ, च के मामले में ज, झ, डैड है, दैद है, बैब है। ये है तीसरी चौथी ध्वनि। मैंने सभी वर्गों की लिख दी है, स्वर आपको पता है, और 5 ध्वनियां ये। इनमें से कोई भी ध्वनि आ जाए और इनमें से किसी के बाद भी आ जाए तो होगा क्या? पहला अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। क बदल जाएगा गे में, च बदल जाएगा जय में, और ट डे में, ड, त द में,
और प ब में। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन होगा अगर ये आते हैं तो। अब देखिए, चलते हैं उदाहरणों के माध्यम से हम बात करेंगे। देखिए उदाहरण देखते हैं कुछ। वाक जमा दत्ता, वाक जमा ईश, और देखेंगे दिक् जमा दर्शन, और उत जमा घाटन, उत जमा नति। इस प्रकार से ये नियम चलेंगे। और देखें और उदाहरण देखते हैं। पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं, जगह खुल जाएगी, फिर इधर आएंगे। देखिए वाक जमा दता, क है किस में बदलेगा? ग में बदलेगा। ये लीजिए मैंने बदल दिया ग में। अब इधर दता है, इसको ऐसे कैसे एक बार रखते हैं, और अगर जमा के निशान को हटा देते हैं। अब जैसे ये नज़दीक आएंगे, नियम क्या कहता है कि यदि पाई वाला व्यंजन स्वर रहित है तो उसकी पाई हटा देते हैं। इन दोनों को नज़दीक कर देंगे और पाई हटा देंगे, जवाब बन जाएगा वाग्दत्ता। अब इस स्थिति पे गौर करें, आपने देखा कि व्यंजन में परिवर्तन आया। और दूसरी स्थिति वाक जमाइस, तो क का फिर वही ग, और इधर ईश है, ये ई इसमें शामिल कर देंगे तो ये बन जाएगा वागीश, क्योंकि मात्रा ई की मात्रा ग के लगा दी। और ये देखें क का फिर ग आधा हो जाए क्योंकि पाई वाला है। अब इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। दिग्दर्शन, यहाँ फिर तय का तीसरा कौन सा है? तय का तीसरा द है। यहाँ देखिए नियम, तो तय को द में बदल देंगे और ये ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ विद्यार्थी प्राय मिस्टेक करते हैं। जब भी ये प्रश्न अशुद्धि के अंदर आता है, वर्तनी के अंतर्गत जब ये पूछा जाता है, तो उद्घाटन लिखते वक्त विद्यार्थी इस द को हल नहीं देते हैं, जबकि संधि के अनुसार देखें तो यहाँ द को हल आना चाहिए और आएगा। यही सही जवाब है। अब यहाँ भी तय का द बन जाएगा। उत जमा नति, नहीं ये नियम इसमें नहीं आएगा। ये प्रश्न ये थोड़ा भिन्न हो गया, सॉरी। उत जमा नति अलग नियम से मैंने इसके अंदर आ गया, इसे यहाँ नहीं रखेंगे। और देखते हैं, तो देखें कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूँ। अच जमा अंत, अप जमा जय, षट जमा आनन, षट जमा आनन, षट जमा रस, उत जमा यम, उत जमा यम। तो इन पर ध्यान देंगे। 5 एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखिए च किस में बदलेगा? च जय में बदलेगा। तो भैया इसको ये ले लिया मैंने, और ये ए इसमें आ गया। जैसे ही मैंने इधर जोड़ा तो ए जय को हल है तो इसमें शामिल कर देंगे, तो ये जय पूरा हो जाएगा और शब्द हो जाएगा अजंत। ऐसे ही ये देखिए पै को क्या बना देंगे? पै का तीसरा है बै लिखा है, तो इसको बै कर देंगे। ब अब्ज, षट 6 को कहते हैं, आनंद मुख को कहते हैं, अब्ज होता है पानी में उत्पन्न, और ये हो जाएगा टै को डे हो जाएगा। ये हो गया, ये हल दे दिया मैंने। लेकिन अब क्या है? आनंद है आगे, तो आ मैं क्या करूँगा? आ की मात्रा डे में लगा दूंगा तो ये बन गया षडानन।
इसी प्रकार से ये देखिए टे है तो टे का बन जाएगा डे, ये लीजिए डे। यहां ऐसा नहीं करें क्योंकि इधर स्वर है नहीं, व्यंजन व्यंजन है तो ये रह जाएगा इस प्रकार से। और ये देखिए उत जमा यम, तय को दय बना देंगे क्योंकि यह है सामने, तो ये हो जाएगा उद्यम। इस प्रकार से उद्यम हो गया है। तो ये 5 एग्जाम्पल और देखे आपने, एक दो और देखते हैं। देखिए तत् जमा उपरांत, बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, तत् जमा उपरांत। और एक देखिए भवत जमा ये, मैं बड़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल ले रहा हूं। दोनों यहां विद्यार्थी गलतियां करते हैं और प्राय इसमें गलती होती हैं। और एक और देखिए जरा, सत जमा भावना, सत जमा भावना, सत जमा धर्म, इन्हें देखते हैं। अब देखिए तय को किस में बदलेंगे, आपके सामने है, तय को दय में बदलेंगे। ये मैंने दय में बदल दिया। अब ऊ की मात्रा, अब ऊ की मात्रा आप जानते हैं, जैसी ऊ की मात्रा है मेरे पास तय अधूरा है। अब इसके अंदर तय के अंदर हम ऊ की मात्रा लगा देंगे और कर देंगे बाकी यूं का यूं, तदुपरांत, तदुपरांत शब्द हो जाएगा। इसके अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं, तदोपरांत कर देते हैं। वो कब बन सकता है, वैसा होता नहीं है शब्द। ये प्राय क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब अगर ऐसे लिखूं इसको मैं, तो निश्चित रूप से ये गुण संधि का मामला हो जाएगा क्योंकि ये ए है, ये ऊ है, एर ऊ मिलके तो ओ हो जाता है। लेकिन यहां पर ए है नहीं, नियम क्या कहता है, हल है, वो स्वर रहित है। अगर ये है तो बिल्कुल तदोपरांत बना दें आप, ऐसा है नहीं, तदोपरांत बना सकते हैं अगर ऐसा आ जाए तो, लेकिन ऐसा आएगा ही नहीं क्योंकि नियम ही नहीं है। तो शब्द यही रहेगा, तदुपरांत ही रहेगा। ये बिल्कुल गलत शब्द है, तो इस प्रकार की गलती आप न करें। ये देखिए भावत जमा ये, प्राय जब पत्र लेखन करते हैं आप तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भी औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं तो उसमें इस प्रकार का प्रयोग हम करते हैं नीचे। तो तय को दय हो जाएगा, ये लीजिए तय को दय बना दिया मैंने। अब ई की मात्रा है, ये मैंने दय पे लगा दी और ये शब्द बन गया भवदीय। इसी प्रकार से ये लीजिए तय को दय करना है, सिंपल है, भावना ऐसा का ऐसा रहेगा। एक और इसका रूप आजकल प्रिंट में चलता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। दय के पैर में भय बना देते हैं इस प्रकार से। ये लीजिए आप इस शब्द को ऐसा भी लिखा कई बार देख सकते हैं, ऐसा होता है कई बार। और इसी प्रकार से ये भी है, तय को दय हो जाएगा, सद्धर्म। और इसकी भी परंपरा है इसको पाँव में ले जाने की, तो ये लीजिए इस प्रकार से सद्धर्म। ऐसे भी चलता है, इस प्रकार के इसकी रूप इस प्रकार से भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम है। इसके और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, उसका इंतजार करें। और मैं दूसरे नियम पे आता हूं। व्यंजन संधि के 2 नियम आज हम कोशिश करेंगे डिस्कस हों पूरे, और समय रहा तो तीसरा भी करेंगे। नियम नंबर 2 देखिएगा आप क्या है, यही प्रयोग करेंगे हम। ये मेरे पास रहेंगे बने, पहले वर्ण का बस इतना सा साफ करना पड़ेगा मुझे, बाकी मेरा काम चल जाएगा। पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, ये मेरा नियम नंबर 2 है। पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। फास्ट हो गया, लिखना नहीं पड़ा। ये भी ऐसे रहेंगे, पहले वर्ण हैं। अब आप पहले वर्ण से 5वें वर्ण से परिचित हो गए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा कब होगा देखते हैं। यदि किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद और किसी भी वर्ग का
पांचवा व्यंजन आ जाए। यदि किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाए तो पहला तो क्या होगा, पहला अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा। पहला अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाएगा। बड़ी ध्यान रखने की बात है, जब किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का पांचवा व्यंजन आए तो पहला अपने ही वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है। तो देखिए कुछ उदाहरणों से बात स्पष्ट होगी। पहला देखें, दिक जमा नाग। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि क के बाद क का ही वर्ग का ही पांचवा है। पांचवा किसी भी वर्ग का आ सकता है, लेकिन वो बनेगा अपने ही वर्ग का पांचवा। और आप जानते हैं क का पांचवा क्या है, ये सामने ही रखा है, कुछ सोचना ही नहीं है। ये लो बन गया, बहुत सरल है, कुछ विचार ही नहीं करना। दिंगनाग, दिन्नाग हो गया वर्ड। दूसरा देखें, अब इस प्रकार से एक शब्द है चित जमा मय, और इकट्ठे लिख लेते हैं सभी उदाहरण। दिक जमा मंडल, उत जमा नायक, उत जमा, अब वो ले लेते हैं जो मैंने पीछे साफ किया था, अब आ जाएगा उत जमा नति। ये कई बार भ्रमित कर देते हैं क्योंकि उसमें भी तय होता है और कई बार ध्यान नहीं रहता। तो इस प्रकार से देखेंगे, तत् जमा मय, सत जमा नारी, और देखेंगे जगत जमा नाथ, वाक जमा मय। ये कुछ उदाहरण हैं, इस नियम से जुड़े हुए हैं। इस नियम से उदाहरण कुछ कम मिलते हैं। एक ट वाला भी ध्यान आ रहा है तो वो भी ले लेते हैं। ट से षट जमा मास। तो देखें यहां ध्यान देंगे, तय का पांचवा न है तो शब्द बन जाएगा चिन्मय, चिन्मय। इसी प्रकार से कै का पांचवा, आप जानते हैं कै का पांचवा ऊपर आपके पास है, ये लीजिए, इधर ये आ जाएगा दिगमंडल। तय का पांचवा न है तो उन्नायक, उन्नति, तय का पांचवा उन्नति। ऐसे ही तय का पांचवा, तय से ही काफी शब्द बनते हैं इसमें, तन्मय। ऐसे ही तय का पांचवा सन्नारी। इन एग्जाम्पल्स में आप एक गौर फरमाएंगे तो इधर पांचवे हैं, उधर उधर ध्यान देना है। नियम सामने है तो कोई चिंता ही नहीं है, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होता कि नियम सामने मैं बहुत तेजी से बना रहा हूं, क्योंकि ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता यहाँ होती नहीं है अगर हमारे सामने नियम और उसी नियम से जुड़े प्रश्न हमारे सामने हैं। लेकिन जब ये प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं तब हमें इस बात को ध्यान देना है कि पहले के बाद पांचवा है क्या। अब आप देखेंगे यहाँ पहला है तवर्ग का पहला और तवर्ग का ही पंचम है, तो जगन्नाथ लीजिए, तवर्ग का ही पंचम बन गया। कवर्ग का पहला, पवर्ग का पांचवा, तो कवर्ग का पहला बनेगा वांग में, वांगमय। इस प्रकार से इधर देखें, टवर्ग का पहला और पवर्ग का पांचवा, तो टवर्ग का ही पांचवा बनेगा। इस प्रकार से
तो ये देखिए इस प्रकार से नियम कार्य करता है। और अगर आपको लगता है कि इसे कुछ खोल कर बताना चाहिए तो मैं एक आध एग्जाम्पल इसको खोल के डिस्कस कर देता हूँ। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने थोड़ा विस्तृत चर्चा करूँ। उत जमा मूलन। और देखिए अब ये हमें क्या करना है, इसे 5वें में बदलना है। तो जैसे मैं इसको 5वें में बदलूंगा तो इसका 5वां तो यही है ना। अब ये यहाँ ऐसा कैसा है, मैंने ये ने आधा ले लिया क्योंकि पाई हटा देनी है, और मूलन को तो ऐसे कि ऐसे ही उतारना है। उन्मूलन इस प्रकार से, कोई इतना ज़रूरत नहीं है, इतना सरल है कि ये प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप संधि सीख रहे हैं। स्वर संधि के अंदर सारी कुछ प्रक्रियाएं आप सीख चुके हैं, बात सरल हो गई है। एक नियम और कर लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को विराम देंगे। नियम नंबर 3 पे आता हूं मैं। नियम नंबर 3 इसका है हमारा, नियम नंबर 3 और नियम नंबर 2 हमने देखा पहले का 5वां, नियम नंबर 1 देखा पहले का 3रा। अब नियम नंबर 3 है मेरा। नियम नंबर 3 क्या है, न का ण में परिवर्तन। न का ण में परिवर्तन, इस प्रकार से ये नियम नंबर 3 है। ये कब होगा, ये कब होगा, यदि री, रे और श इनसे परे, री, रे और श से परे अगर न वर्ण आए, री, रे और श से परे यदि न वर्ण आए तो न का ण हो जाता है। इसमें एक बात और गौर करने की है, चाहे इनके बीच में चाहे कोई अन्य भी हो, अन्य वर्ण भी हो, तो भी न में ही बदलेगा। उसमें एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। देखिए अब आप देखिए, ये अन्य स्वर भी यहां आया है, न से पहले एक स्वर आया है, लेकिन यहां श है। तो हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे के ऐसे है, न में परिवर्तन होना है क्योंकि न से पूर्व श है, तो ये तो यूं का यूं लिख दिया जाएगा। ये लीजिए, ये लिख दिया। अब ये ए मैं इसमें शामिल कर देता हूं क्योंकि ये स्वर रहित है और स्वर इसमें मिला दिया तो ये बन गया भूषण, क्योंकि ये स्वर इसमें मिल गया। जैसे ये नजदीक आएंगे, श से परे अगर न है और अगर दोनों मिलाएं तो फिर वो न में बदल जाता है। और देखें एग्जाम्पल, देखें कृष जमा न, और देखें री जमा न, परी जमा नाम। परी से एक और ले लेते हैं, परी जमा मान, परी जमा मान, और प्र जमा मान भी ले लेते हैं। इस प्रकार से, और पुर जमा न, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ श से परे न है, कुछ सोचना ही नहीं है। ये इस प्रकार से कृष्ण, क्योंकि स्वर रहित है और जो व्यंजन स्वर रहित होते हैं और वो मध्य में आते हैं, यदि कोई व्यंजन स्वर रहित हो और मध्य में आए तो उससे हल नहीं लगाते, उसकी पाई हटा देते हैं। हाँ, और वो पूर्व में आए तो भी उसको पाई के हल के साथ नहीं लिखते, उसकी पाई हटाते हैं, उसको आधा लिखते हैं। जो भी रूप हमारे यहाँ अक्षरों के हैं विन्यास, अक्षर विन्यास में, उसी का ध्यान देते हैं। री से परे न है तो ये ऋण हो गया है। परी जमा नाम, तो क्योंकि रे से
बीच में ई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये बन जाएगा परिणाम। इधर देखिए बीच में माँ है लेकिन न यहाँ है, लेकिन रह है उधर, तो परिमाण। परिणाम परिमाण उल्टा हो गया। यहाँ पर भी बीच में है लेकिन कोई बात नहीं, नियम कहता है प्रमाण, प्रमाण हो जाएगा। ये देखिए र स्वर रहित है, न है, तो न का तो न बना दूंगा। अब इस रे को क्या करूं, इस रे को मैं ऊपर ले जाऊंगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 3 हमने किया। आज हमने व्यंजन संधि के 3 नियम पढ़े। पहला नियम था हमारा पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दूसरा नियम था पहले का पांचवा या पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तीसरा नियम था नए वर्ण का नए वर्ण में परिवर्तन। तो बच्चों आज इतना ही, और इसके और उदाहरण मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जिसका आप हल करेंगे, अध्ययन करेंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बात करेंगे। धन्यवाद।